नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। पंजाब सरकार ने रातों रात बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू बॉर्डर पर 13 महीने से डटे किसानों को हटा दिया। बुलडोजर से किसानों के टेंट तोड़े गए और लगभग 800 किसानों को हिरासत में लिया गया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लीवाल को और सरवन सिंह पंढेर भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल बुधवार को किसान नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक के बाद जैसे ही किसान नेता अपने वाहनों में चंडीगढ़ से निकलकर मोहाली में दाखिल हुए, पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष है, विपक्ष में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर है। क्योंकि अगर हम केंद्र में देखें तो किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब ये जो कहानी में नया मोड़ आ गया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी किसानों को हटा दिया, जो पहले खुद किसानों के समर्थन में थी। लेकिन अब ऐसे कैसे एक साथ यूटर्न लिया भगवंत मान सरकार ने, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे जो प्रतिक्रियाएं किसान आंदोलन को लेकर आई हैं। सुनिए। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न दे ही करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने, दैंकी दर्द न आया। आज पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं, 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं और एक पंजाब ही नहीं पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। वो तो दिल्ली आना चाहते हैं, वो सड़क नहीं रोकना चाहते, उनका रास्ता बैरिकेड लगाकर रोका हुआ है, पक्के बैरिकेड लगाए हुए हैं वहां। और आज किसानों और पंजाब को उसी भट्टी में दोबारा झोंकने की एक साजिश है। बड़े दुख की बात है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं भी, पंजाब में पंजाब के किसानों के साथ सेंटर ने अपने मिनिस्टर और अपनी टीम भेजी हुई है बात करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए। और ये जो लोग, इनको प्रॉब्लम क्या हुई? इनको प्रॉब्लम ये हुई भी जब ये लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन के लिए गए तो पंजाब के जितने भी व्यापारी थे उन लोगों ने इकट्ठे होकर ये बोला भी हम आपको वोट क्यों दे, आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं, हमारा तो पंजाब का व्यापार ही बिल्कुल डूब गया, तो आप वोट किस चीज की मांग रहे हो? तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। हम पंजाब के सब किसान भाइयों को ये बात बताना चाह रहे हैं भी, बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी आपका काम करना चाह रही है। पीयूष गोयल जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਘੰਟੇ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਬਗਾਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। देखो, आप देखो जिस प्रकार से प्लानिंग हुई, किसान के साथ निरंतर धोखा हो रहा है। पहले किसान को कहा गया कि आप जो मरण वर्ग पर बैठे हो इसको तोड़ो, हम आपसे बातचीत करेंगे। तो वो जब बजट चला गया उसके बाद वो समय दिया कि बजट होने के बाद ताकि उन्हें कोई मांग आज मांगनी ना पड़े। अगर कुछ बात करनी हो तो हम कहेंगे अगले सत्र में, अगले बजट में बात रखेंगे। उसके बाद केंद्र जो है हमेशा किसान को आइसोलेट करने की बात करता है, खास करके पंजाब को। बंद कमरे में उनसे बातचीत करनी, क्या हुआ क्या नहीं, ये कुछ समझ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ 3 काले कानून वापस करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी, तो पंजाब के लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने और पंजाब सरकार ने डट के किसान का साथ दिया। बिल्कुल हम किसान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, जितनी पंजाब के किसानों की मांगे हैं और देश के किसानों की मांगे हैं, सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो दो हमारी लाइफ लाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और पंजाब का युवा परेशान हो। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण मिश्रा हैं कांग्रेस से, वहीं किसान नेता मास्टर स्वराज सिंह और किसान नेता प्रमोद पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। वहीं धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रभूषण जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जो किसानों की मांगे चल रही थी वो केंद्र सरकार से चल रही थी। अब पंजाब सरकार ने किसानों को वहां से उठा दिया। यहां पर जो और पार्टियां हैं उनका सीधे सीधे सवाल है कि यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिली हुई हैं। ये एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। पुष्पेन जी, इस मुद्दे पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के विरुद्ध कोई भी इस तरह का कृत्य करने या कोशिश कभी नहीं की। हमेशा किसानों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश की और उनसे बातचीत की। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह पंजाब में इस तरह का कृत्य कर रही है, उसको कहीं डर है कि उसकी कहीं राजनीति तो नहीं इससे प्रभावित हो रही है। ये पूर्ण रूप से बहुत ही बचकानी हरकतें और बचकाने काम किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा। यदि देखिए, कोई भी बातचीत पहले भी की गई है और पहले भी उन चीजों पर सहमति हुई है, तो इसको बातचीत के द्वारा किसानों की समस्याओं का हल निकाला जाए और वो परमानेंट हल हो, जिससे कि उनको दूरगामी परिणाम मिले, तब जाकर इसका कोई समाधान मिलेगा। और उसके लिए जरूरी है कि बातचीत हो, बातचीत पर एक दूसरे की सहमति बने, एक दूसरे की जानकारी। लेकिन चंद्रभूषण जी, यही जानना चाह रहा हूं मैं, 7वें दौर की बातचीत किसानों की चल रही थी केंद्र सरकार से, लेकिन 7वें दौर की बातचीत के बाद भी कोई बात नहीं बन पाई। देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पर एक दूसरे के का साथ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दोनों लोग सहमति दिखा रहे हैं, लेकिन किसी चीज को राजनीति करने वाले कुछ लोग किसी भी चीज को समझने में समय लेते हैं और ये जो कृत्य हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। नहीं, समझने में कितना समय चाहिए, क्योंकि इतना तो समय हो गया, किसान आंदोलन कब से चल रहा था, ठीक है, फिर जगह जगह जिलों में भी किसानों का आंदोलन होने लगा, यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले नोएडा में भी किसानों ने आंदोलन किया, अब वहां पर पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह आंदोलन हो रहा, तो कैसे, कब तक बात बनेगी? किसान इस देश का मूल है। ये देश की अर्थव्यवस्था हो या इस देश के सामाजिक ढांचा हो, उसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी देखिए, नोएडा में जो आंदोलन हुए उसके कुछ और मुद्दे थे, अभी जो आंदोलन हो रहे हैं उनके और कुछ मुद्दे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको बैठकर समय समय पर हल करने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी आने के साथ, विकास होने के आगे जितने भी चीजें हैं, उन सब के साथ एक बहुत ही समझदारी के साथ गुटों को एक साथ आकर अपनी समस्याओं को अवगत कराना होगा और भविष्य में
किसानों को कोई तकलीफ ना हो। देखिए, इस देश के मूल में किसान है और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है और वो किसानों की समस्याओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हल करेंगे और उनका समाधान देंगे जो स्थायी समाधान होगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ किसान नेता प्रमोद पंडित जी भी हैं। प्रमोद जी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ था, ठीक है, और उसमें यही था कि अगर किसान अपनी मर्जी से जमीन देना चाहता है तो ली जाए, वरना ना ली जाए। तो क्या अभी भी बीजेपी की सरकार में इस तरह का ये नियम है? देखिए, 2013 का जो कानून पास हुआ था उसको लागू कराने की मांग है और ये प्रमुखता से मांग है। जब दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे थे तब भी ये मुद्दा था और आज जब शंभू और खनौरी बॉर्डर पे लोग बैठे हैं तब भी ये मुद्दा है। पता नहीं सरकार इस 2013 के जो कानून को पास हुआ, जो लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए, उसको लागू करने में सरकार को ऐसी कैसी अड़चन आ रही है। इसी बात का सोच विचार सब किसान कर रहे हैं कि भाई जो चीज हमारे लिए बनी है, इस देश के हर प्रत्येक किसान के लिए, मजदूर के लिए, नागरिक के लिए बनी है, उसको लागू करने का जो प्लान था वो पता नहीं है सरकार क्यों, या तो ये कहिए कि ये बदले की राजनीति करती है कि जो कांग्रेस सरकार के टाइम में चीजें पास हुई उनको लागू नहीं करना है, या फिर ये दमन करना चाहती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं आंदोलन को रातों रात ये गिरा देते हैं, झूठ बोल के चंडीगढ़ बुला लेते हैं और फिर मोहाली की पुलिस से उनको गिरफ्तार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र सरकारों का है। वो पंजाब की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें आपस में मिलके किसान को, मजदूर का दमन करने के लिए ये सब षड्यंत्र चला रही है। 2013 में जब अधिनियम पास हो गया, कोई कानून बन गया, तो उसको लागू करने में दिक्कत। पीछे नोएडा में जो आंदोलन हुआ था, अभी मेरे भाजपा के जो भाई हैं चंद्रभूषण सिंह, वो कह रहे थे कि उसका मुद्दा, उसमें भी ये मुद्दा था कि 2013 में जो बिल बना कांग्रेस सरकार में, उसको लागू कराने की प्रमुखता से मांग नोएडा के किसानों ने भी करी और देश का, पूरे देश का किसान मांग कर रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीने बैठे रहे, अब यहां 13 महीने हो चुके यहाँ पे खनौरी और शंभू बॉर्डर पे, तो आपने इनको उठा दिया। और बार बार ये बात कही जाती है कि अभी किसान रोड पे बैठा है। किसान रोड पे बैठने के लिए घर से नहीं चलता। किसान दिल्ली की जो सरकार है, गूंगी बहरी जो सरकार है, उसके दरवाजे पे आके अपनी मांगों को रखना चाहता है, अपनी बातों को कहना चाहता है, तो सरकार बीच में उनको रोक देती है। कोई भी सरकार हो, दिल्ली में पहले भी नहीं घुसने दिया और अब जिस तरीके से खनौरी और सिंगू बॉर्डर पे इन्होंने खुद जाम लगवाया, खुद पक्के बैरिकेटिंग करके दिल्ली की तरफ नहीं आने दिया। किसान तो चाहता है दिल्ली में आके प्रधानमंत्री से अपनी बातों को रखे, अपनी मांगों को रखे। 12 से ज्यादा मांगों को लेके ये लोग पंजाब से चले और फिर इनको बीच रास्ते में रोक दिया। तो ये सरकार षड्यंत्र करती है किसानों को और मजदूरों को लेके और बाद में आरोप किसान पे लगाती है। ये आप देख रहे होंगे, किसान कोई नहीं चाहता, रोड पे क्यों बैठेंगे भाई, यहाँ पे हमें कहीं जगह दीजिए, आप दिल्ली में लाल किले पे आप जगह दीजिए या रामलीला ग्राउंड में आप जगह दीजिए, जंतर मंतर पे जगह दीजिए। किसान तो सीधा जाके बात करने के लिए तो चलता है। किसान 13 महीने से ज्यादा पहले बैठा रहा, 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। अभी यहां भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पे बहुत सारे लोगों की शहादत हो गई। तो किसान शहादत करने के लिए यहां पैदा नहीं हुआ है, किसान अन्न पैदा करने के लिए उसने जन्म लिया है, इस देश की भुखमरी को मिटाने के लिए उसने जन्म लिया है। ठीक है, ठीक है। धनोज कुमार जी, क्योंकि जब किसान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन देती है कि भैया हम आपके साथ हैं, और भी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी साथ दिया। लेकिन जब अब पंजाब की बात आती है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी खुद उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या कहीं ये राजनीति के तहत तो नहीं हो रहा कि क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और आम आदमी पार्टी चाहती हो कि अब किसान दिल्ली पहुंचे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार और जितने दर्शक देखते हैं उनको मेरा नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर इंडिया वॉइस आती है। सियासत में हर मोड़ पर चुनौती बड़ी होती है। सियासत में हर मोड़ पर चुनौती बड़ी होती है। जब बात हो अपने वजूद का धनोज, जब बात हो अपने वजूद का धनोज, कुछ करने की नीयत बड़ी होती है, कुछ करने की नीयत बड़ी होती है। देखिए, जब पंजाब में सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी का,
तो किसान के हितैषी थे। किसान को सारे मुहैया उन्होंने खाद रसद जो बोलते हैं सब पहुंचाने का काम किया। आज उनका मसला हल हो गया। किसान के माध्यम से ही कह लीजिए, मैं तो डिबेट में ही कहता हूं कि पंजाब में जो सरकार थी, क्योंकि पंजाब को किसानों का ही प्रदेश कहा जाता है, तो वहां किसानों के मार्फत से सारे वोट लेने के बाद वहां भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बने। तो जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने तो मैं इंडिया वॉइस के डिबेट में कई बार कहा कि राज्य सरकार को भी पावर है कि वो कानून बना सकते हैं। अगर किसान ने कुछ मांगा तो राज्य सरकार भी उनके प्रतिनिधि से बात करके उनकी क्या जायज मांग है, जो मांग आप पूरा कर सकते हो उस पर आप चर्चा परिचर्चा करते हुए आप उसको दे सकते हो। अगर आपसे वो सहमत नहीं है तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार से मदद लेती है कि देखिए हमारे प्रदेश का किसान जो है वो इन बातों से नाराज है और वो भी हमारे देश के हैं तो नाराज है और उनको ये मुहैया कराना चाहते हैं, तो 60-40 हेल्प कर दीजिए, जो एक तर्क संगत है, संवैधानिक है। ठीक है। लेकिन जब से किसान भाइयों ने और किसान नेताओं ने आंदोलन किया, जो भी उनकी मांग की, अगर बीजेपी ने जो कानून बनाया, बीजेपी सरकार ने तो वो कानून को वापसी के लिए किसानों ने कहा और किसान के बात को बीजेपी सरकार ने वापस भी किए और माफी भी मांगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो किसान ने डिमांड किया भाजपा की सरकार ने उसको पूरा किया और माफी भी मांग लिया कि चलो आप हमारे कानून से खुश नहीं थे, जिस पर विपक्ष ने आवाज उठाया था, इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे, इससे किसान जो है कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन मेरा सवाल है, क्या वो कानून वापस हो जाने के बाद क्या किसान का तरक्की हो गया? क्या किसान अभी फल फूल रहे हैं? क्या किसान के बच्चे जो है हंस रहे हैं? क्या किसान के बच्चे वो खुशी में अपने आंगन में नाच रहे हैं? कई सवाल हैं। लेकिन अब देखिए भगवंत मान सरकार की, नहीं तो धनुष कुमार जी, समस्या एक ही नहीं है ना किसानों की तो समस्याएं काफी हैं। अरे सर जी ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत समस्या, किसके साथ समस्या नहीं है? 1, 2, 3 भी तो पूरा करते, शुरुआत भी तो होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन भगवंत मान जी के नेताओं के साथ बैठे हुए थे और उठकर चले गए, उसी समय से हम जैसे पत्रकार आकलन करने लगे कि अब जो है भगवंत मान जी ने अपने घर की कुंडी बंद कर दिया किसानों के लिए। बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना पिंड के अंदर जाने के लिए मना कर दिया कि अब तुम जो है ना मतलब यहाँ के कुछ भी नहीं हो। उन्होंने साफ कह दिया, उनके मन में यही था, वो उठ के चले गए और कुंडी लगा दिया। ठीक है, यही तो है। ठीक है धनुष जी, क्योंकि ये बिल्कुल बात मायने रखती है, क्योंकि जहां पर केंद्र सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है और 7वें दौर की वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो बैठक से उठकर चले जाते हैं। तो इससे सीधा सा सवाल यही बनता है कि भैया वो किसानों के शायद हितैषी नहीं है। ठीक है, वरुण शर्मा जी, आपको क्या लगता है? आप तो वैसे भी इंडिया गठबंधन में हैं, साथ हैं, तो क्या सोचते हैं? धन्यवाद आपको मुझे बोलने का अवसर दिया आपने। सच्चाई ये है कि जिस दिन से किसान धरने पर हैं, वर्षों से हैं मुझे लगता है, और जो भी लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की मांगे मान ली, वो निश्चित रूप से झूठ है, कोरा झूठ है। उन्होंने कानून वापस लिया और कोई एहसान नहीं किया। वर्षों तक आंदोलन चला, सैकड़ों लोगों की जाने गई, और जब भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई रास्ता नहीं था तो अंततः प्रधानमंत्री जी ने वो कानून वापस लिए। वो खुशी से नहीं लिए, वो एक उसी समय की रंजिश है जो किसानों से आज वसूली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वसूल रही है, आम आदमी पार्टी भी उसमें साथ दे रही है। निश्चित रूप से अगर आपने कानून वापस लिया तो किसान समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? 2013 का कानून आया हुआ है, भूमि अधिग्रहण बिल का, आप क्यों नहीं लागू कर रहे? 10 साल से आप सरकार में बैठे हुए हैं और किसान वर्षों से सड़कों पर बैठे हुए हैं, आपको चिंता नहीं है? आपने सोचा नहीं इस बारे में? कानून वापस कर दिया, लेकिन वो बैठे क्यों है ये क्यों नहीं जाना? आपने जो कानून लिया है उनको वापस लिया, लेकिन समर्थन मूल्य क्यों नहीं निर्धारित किया? जिन फसलों का किसान समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। उनसे एक देखिए, सही बात यह है कि अगर नियत हो कुछ फैसला करने का तब तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर सरकार की नियत ही ना हो, सरकार चाहती हो उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बताया किसानों को, इस देश के किसान को जो जो कहा गया
भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आतंकवादी कहा, बलात्कारी कहा, न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन सही बात यह है कि सरकार की नीयत नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है कि किसानों के साथ न्याय हो। वो जिन बातों को लेकर बैठे हुए हैं, आप उन्हें धोखा क्यों देते हो? आप गिरफ्तार करवा दोगे, आप हिंसा करवा दोगे, इससे क्या किसान वापस चले जाएंगे क्या? ये देश आंदोलनों का देश है, आंदोलन से ही देश को आजादी मिली। आंदोलन हमारे देश में नींव है और ये लोकतांत्रिक आजादी भी है कि कोई अपनी बात मानने के लिए आंदोलन कर सकता है। आप उस आंदोलन का समाधान निकालने के बजाय उसको उकसा रहे हैं, ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सरकार को गंभीर होना चाहिए। मेरा तेरा छोड़कर, पंजाब पर छोड़कर, केंद्र पर छोड़कर एक साझी सहमति बनानी चाहिए। साझी विरासत, साझी संस्कृति का ये देश है और ये साझी सोच से ही चल सकता है जब सारे लोगों की एक रूपता हो, सब एक दूसरे को समझे और किसानों की जायज मांगे। वो कौन सी नाजायज मांग कर रहे हैं? जो नाजायज मांग लगती है वो आपको देश के सामने बताना चाहिए कि आपकी ये बातें नाजायज है, हम ये बात नहीं मान सकते। और समर्थन मूल्य की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। राहुल जी कई बार कह चुके हैं कि समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए और उस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि आप सरकार इस समय ठीक है मिश्रा जी, खाद्यान्न पर ध्यान भी दे रही है, तो खाद्यान्न की उपज पर भी तो सरकार को ही ध्यान देना जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, सरकार को इस पर भी ध्यान ठीक देना है। चाहिए। मास्टर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि रातों रात आम आदमी पार्टी का बदल जाना, किसानों को गिरफ्तार कर लेना, बॉर्डर खाली करा देना, और ये जो किसानों के साथ रणनीति बनाई जाती है, ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी जिले की बात करें, तो वहां पर पहले किसानों को आराम से समझाया जाता है और फिर कुछ ऐसा किया जाता है कि किसान शांत हो जाएं, और फिर पीछे से प्रशासन आता है, पुलिस वाले आते हैं और लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। वही यहां पर देखने को मिला। तो क्या कुछ आपका अब रुख रहने वाला है? क्योंकि जब केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन था तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी, बड़े बड़े नेता भी सब उतर कर आ गए थे, लेकिन अब फिलहाल कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो क्या वो जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी धन्यवाद आपके लिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, सिर्फ एक प्रस्ताव लाने की जरूरत है केंद्र सरकार को, सभी राजनीतिक पार्टियों को, केंद्र सरकार को क्यों, कि जो हमें लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार मिला हुआ है इसको समाप्त कर दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और जो नारा दिया गया था देश में, जय जवान जय किसान का, इस नारे को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि किसान तो मानता है कि जवान जिस कोख से हम पैदा है उसी कोख से जवान पैदा है, लेकिन जवान नहीं मानता कि ये किसान उसी कोख से पैदा है, कोख से हम पैदा है। और किसान ही लगाता है जय जवान जय किसान का नारा। कभी पुलिस वालों को जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए नहीं देखा गया होगा। और जब भी आंदोलन पे जितना भी प्रहार किया है पुलिस प्रशासन ने किया है, और ज्यादातर रात में किया है, सोते हुए किसान पे किया है। और बात भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की नहीं है। कोई भी सरकार रही हो, समाजवादी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, हमारी कमर पर सबने लठ बजाया है और लठ पुलिस के द्वारा बजवाया गया है। सरकार कभी मुख्यमंत्री लठ बजाने नहीं आता, विधायक सांसद कभी लठ बजाने नहीं आता। सीधा पुलिस को भेजते हैं कि भाई जाओ और रात में इनकी कमर तोड़ो और इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखो और इन्हें जेल में ठूस दो। अभी आपने नोएडा में देखा होगा, आंदोलनकारियों को तन्हाई में रखा गया और गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे गए। अभी कल रजावली में रामायण हो रही थी, फिरोजाबाद में रामायण को अधवर उठवा दिया और पंचायत नहीं होने दी। कहीं भी, चाहे तुम पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई सी भी पार्टी सत्ता में हो, किसान को तो आंदोलन चाहती ही नहीं। और किसान आंदोलन करता है तो ऐसे लगता है जैसे हूड़ मंगोल आगे हो, अंग्रेज आगे हो यहाँ आंदोलन करने के लिए। इनको भारत का नागरिक मानते ही नहीं, इनको सौतेली माँ का बेटा मानते हैं। ये जो राजनेता जो डिबेट में बैठते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो सरकार ये कर रही है, वो पार्टी ये कर रही है। हमने तो सारी पार्टियों को आजमाया है, हमारे साथ तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कसर छोड़ी नहीं। हाँ, विधानसभा में भी एक विधानसभा का सत्र चला था उत्तर प्रदेश में, तो वो कह रहे थे विधायकों की तनख्वाह को महंगाई से जोड़ दिया जाए, और सपा, बसपा, भाजपा, जितने राजनीतिक पार्टी के विधायक थे सब एक सुर में थे, सब तालमेल में रह रहे थे, एक ने विरोध नहीं किया।
कि भैया किसान के गन्ने का मूल्य बढ़ाते हैं तो मील घाटे में आ जाती है, आलू का गेहूं का रेट बढ़ाते हैं तो व्यापारी घाटे में आ जाता है। तो भैया विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने से प्रदेश घाटे में आ जाएगा। एक ने भी नहीं कहा, सारे राजनीतिक दल एक स्वर में बोल रहे थे। और किसानों को इन्होंने असली किसान, नकली किसान, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या उपाधियों में बांट दिया है। और किसान खुद बचा हुआ है, ये क्या बांटेंगे जाति धर्मों में, राजनीतिक नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और वैसे भी इतने किसान संगठन हो चुके हैं, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि खुद जो किसान संगठन है उनकी जो विचारधारा है वो भी आपस में नहीं मिलती। चंद्रभूषण जी, क्योंकि अभी मास्टर साहब ने कहा कि अगर कहीं भी कोई भी राज्य हो और कोई भी सरकार हो, ठीक है, किसान अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, ठीक है, अगर किसान सो भी रहे हैं तो सोते पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, किसानों को घर में भी नजरबंद कर दिया जाता है। देखिए, अभी शिवराज सिंह जी को मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें कही, सम्मान है हर चीज का, लेकिन आपने ही स्वयं एक बात बताई कि जो अलग अलग संगठनों में ये लोग बट गए हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक पार्टी के पक्ष के तौर पर भी बोलूंगा और एक स्वतंत्र होकर की बात रखता हूँ कि किसी भी चीज का समाधान बातचीत से हो सकता है। आंदोलन का, अपनी बात कहने का, अपने रखने का मौका मिलता है। यहीं से चुनकर हम लोग ही सांसद भेजते हैं, राज्यसभा में लोग जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, यही आपके क्षेत्रों से लोग होते हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं और बातचीत करते हैं। यदि संवैधानिक तौर पर किसी भी चीज का समाधान हो सकता है तो सरकारों के साथ बैठकर ही किया जा सकता है, और उसके लिए एकता बहुत जरूरी है। गुटों में बंटना, मैं चंद्रभूषण जी यही बिल्कुल मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बैठकर वार्ता हो सकती है, तो बैठने से ही चीजों का समाधान हो सकता है, लेकिन कब तक? किसान आखिर कब तक बैठे? 2011 के केस अभी भी किसानों पर चल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, केंद्र सरकार ने क्या, नोएडा में जो आंदोलन हुआ था वहां पर अधिग्रहण जमीन को लेकर विषय था, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, समाधान नहीं किया? क्या समाधान हुआ उन लोगों का? उसके बाद आंदोलन बंद हुआ। केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुनी है और काम किया है, लेकिन किसी भी चीज को लेकर जो राज्यों की, देखिए हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने विषय हो सकते हैं, और धनुष जी ने उस बात को उल्लेखित भी किया कि यदि राज्य सरकार इन चीजों को पहल लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करे तो समाधान और विस्तृत रूप से किया जा सकता है। लेकिन जो राज्य सरकारों की राजनीति करने की अपनी, क्योंकि उनको अपने पार्टी को बचाना है, अपनी राजनीति बचानी है, तो वो उस चीज को नहीं, उनको तो है कि भाई केंद्र पर डाल दीजिए, अपना पल्ला झाड़ लीजिए। तो समाधान है, समाधान को आपस में मिल बैठकर किया जा सकता है तभी। और मोदी जी ने हमेशा इस बात पर कि भारत को एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना है और उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है चंद्रभूषण जी, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि किसान कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करते हैं, इतना तो उन पर अब तक मामले दर्ज हो चुके हैं। नहीं, जो मामले, देखिए जो मामले दर्ज हुए हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो, और मामले दर्ज गलत हुए होंगे तो वापस होंगे। किसी भी चीज का नुकसान पहुंचाना या देखिए इसमें कोई भी बात करते बार ना होकर बार चंद्रभूषण जी मुझे सुन लीजिए थोड़ी देर, आप सुनिए। चंद्रभूषण जी ने बार पिछली बार भी जब बात रखी तो नोएडा की बात रखी, इस बार भी जब बात रखी तो नोएडा की बात रखी। मैं उन्हीं किसानों में से हूं जो 150 किसान इन्होंने फर्जी तरीके से जेल भेजे और तन्हाई में रखा। 150 किसानों के साथ मैं भी था, प्रमोद शर्मा, और हम पे 13 मुकदमे इन्होंने लगाए। किसी जॉइंट सीपी की शायद उंगली में कुछ जैसे धक्का मुक्की कर रहे थे तो चोट लगी। क्या 150 आदमी एक आदमी को चोट मारेंगे? 307 का जो क्राइम मुकदमा है वो किसानों पे, 150 किसानों पे, एक आदमी की उंगली में अगर गलती से चोट लग जाए तो 307 का मुकदमा 150 किसानों पे। यहां भूमि अधिग्रहण बिल को लेके, और जैसे अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री मांग नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। हमारी जब जमीनें गई जनपद गौतम बुद्ध नगर की तो हमें प्रावधान था कि भाई हमें 10% भूमि देंगे। जब आप हमारी 100% भूमि ले रहे हो तो उसमें से 90% आप ले लीजिए
और 10% हमें विकसित करके दे दीजिए। यही तो सब मांगे हैं जिनको पिछले कितने वर्षों से, नोएडा को आए हुए 44-45 साल हो गए आज। ग्रेटर नोएडा को आए हुए भी 1992 से ग्रेट नोएडा आ गया, उसके बाद में यमुना प्राधिकरण, ये सारी चीजों को घुमा फिरा के पुलिस के ऊपर ले आते हैं। सच्चाई यही है, दमनकारी सरकार इस टाइम यहां बैठी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और पंजाब में अब सबसे बड़े जो भ्रष्ट लोग थे जो दिल्ली छोड़ के भाग गए, अब दिल्ली की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, पंजाब में उन लोगों ने जाके षड्यंत्र किया। इस देश में भी और जहां जहां इस तरह की सरकारें चल रही हैं जो दमन चाहती हैं किसान का, मजदूर का, यह कृषि प्रधान देश है। आप कृषि प्रधान देश को, जो कृषि कर रहे हैं लोग, मजदूर को और किसान के तो कर्ज आप माफ नहीं करते। हजारों हजार करोड़ रुपए आप जो है उद्योगपतियों के माफ कर देते हो। किसान आए दिन आत्महत्या करता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हो। उद्योगपति पैसे लेके विदेश चले जाते हैं, माल्या हो कोई भी हो, कितने ललित मोदी हो, कितने लोग यहां से हजारों करोड़ का गबन करके चले जाते हैं सरकार की नाक के नीचे से, सरकार उफ नहीं करती। और एक जो अन्नदाता है, जो धरती का सीना चीर के इस देश का पेट भरता है, आप उसको जो है यहां षड्यंत्र के तहत आप उनको आंदोलन नहीं करने दोगे, जो जायज मांगे उन पे बात नहीं कहने दोगे, तो यहां हिटलर शाही चल रही है इस देश के अंदर। और तमाम राज्यों की सरकार और प्रदेश की और केंद्र की सरकार हिटलर शाही पे आमादा है। पहले भी 800 लोगों ने शहादत दी, खनौरी और शंभू बॉर्डर पे भी बहुत सारे किसानों की शहादत हुई, यहां एक गोली से भी किसान मरे हैं। तो इन सब का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और आंदोलन की सुन लीजिए, ये सच्चाई है, ये देश आंदोलन का देश है। इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, ये सरकार भी ऐसे चली जाएगी जैसे यहां से अंग्रेज चले गए। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, आप क्या सोच रहे हैं खनौरी और शंभू बॉर्डर को आप खाली करा लोगे तो आंदोलन बंद हो जाएंगे? उससे भी बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर आने वाले समय में होगा, और ये आंदोलन होते रहेंगे जब तक इस कृषि प्रधान देश में हमारे किसानों की, मजदूरों की समस्याओं का बिल्कुल भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं होगा, उनको नहीं उनकी मांगे दी जाएंगी, तब तक ये आंदोलन होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। धनोज कुमार जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ धनोज जी, अब क्योंकि किसानों का सवाल है और किसानों के जब सवाल होते हैं तो ये तो जायज है, किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी राज्य में किसान आंदोलन कर रहे हो, उनकी खुद की अपनी अनेक मांगे होती हैं, ठीक है, क्योंकि खेती भी हर जगह अलग अलग होती है, खेती के हिसाब से भी मांगे होती हैं, एमएसपी को लेकर भी मांगे होती हैं, ठीक है। लेकिन एक सवाल जरूर उठ जाता है, ठीक है, कर्ज माफी में किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, ठीक है, क्योंकि कर्ज इतना हो जाता है। अगर अब तो पैदावार भी ऐसी होने लगी है कि जितनी लागत लगा रहे हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए चौधरी साहब, हमारे देश में आंदोलन करने के लिए एक प्रक्रिया है। आंदोलन जो है महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए आप आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन की प्रक्रिया क्या बताता है, अभी मैं सुन रहा था, मैंने वरुण जी को सुना और प्रमोद जी को भी सुना। पहले मैं वरुण जी पे बोल देना चाहता हूँ, रामलीला मैदान में जो बैठे हुए थे जन लोकपाल के लिए, तो क्या उनकी सरकार ने मांग लिया था? तो जन लोकपाल मांग रहे थे, करप्शन मुक्त सरकार। जो भी लोग बैठे हुए थे वहां पे, वो जो भी भारत के लोग बैठे हुए थे ना, गांधी वहां जो है कौन बैठे हुए थे रामलीला मैदान में? कौन थे? भारत के लोग थे, बिल्कुल, या कोई बाहरी थे? 24 साल क्या मांग रहे थे वो? करप्शन फ्री गवर्नमेंट, यूपीए की सरकार थी, और क्या किया? लाठी डंडे, यहां तक कि आपको याद होगा बाबा रामदेव, भूल नहीं सकते आप, बाबा रामदेव को जान बचा के भागना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल याद है। बाबा रामदेव क्या मांग रहे थे? वो अन्ना हजारे जी के साथ इस देश के लिए करप्शन फ्री सरकार मांग रहे थे। जब करप्शन फ्री सरकार होती तो अपने आप सबको अपना वजूद, अपना हक, अधिकार मिलता, क्योंकि करप्शन में बहुत सारे रुपया डकार लिए जाते हैं, और इसकी जांच कौन करेगा? सरकार की कोई एजेंसी करती है ना। विपक्ष का भी अपना एक रोल होता है। मैं आपके यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अभी प्रमोद जी कह रहे हैं कि अधिग्रहण, इनको भी भली भांति पता है कि भारत सरकार के कानून के अनुसार ही अधिग्रहण होता है, कि कौन जमीन खेती के लायक है, कौन जमीन सिंचाई के लायक है, कौन जमीन स्विमिंग पूल के लायक है, कौन जमीन सरकारी दफ्तर बनाने के लायक है, कौन जमीन रहने के लिए लायक है, और कौन जमीन कमर्शियल है। ठीक है, ये सब तय होते हैं पहले से। नोएडा का लोगों को देखिए, पहले क्या था?
नोएडा के लोग का देखिए, जमीन अधिग्रहण के बाद ही नोएडा के लोगों के विकास हुए, डेवलपमेंट हुए, वहाँ मेट्रो बना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑफिस बने, जिस ऑफिस में किसान के बच्चे ही जाकर वहाँ नौकरी करते थे। यहाँ सवाल उठता है कि आपका मंशा क्या? अभी मैं सुन रहा था प्रमोद जी को, दमनकारी क्या होता? आप उसको हेल्पफुल सरकार भी तो कह सकते हैं। कोई है ही नहीं सरकार हेल्पफुल, सब सरकारें दमनकारी हैं। आप जान रहे हैं, आप बहुत अच्छे विश्लेषक हैं मनोज कुमार जी, आप जान रहे हैं सब सरकारें दमन कर रही हैं। अगर दमन नहीं होता तो आंदोलन क्यों होते? मुझे बोलने दीजिए जी, आप बोल लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। आप अच्छे जानकार हैं, आपको मालूम है किसान खेती, मैं आपके विरोध नहीं बोल रहा, मैं जो कानूनन वो बोल रहा हूं कि मांग वही मांगा जाता है सरकार से जो आपको मिल सकता है। कोई सरकार को धमकी देके, आप धमका के तलवार के नोक पर और आप गाली गलौज करके मांग नहीं मान सकते। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं किसानों पर? अरे मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं, ये सीधा सीधा इनका आरोप है। और 2013 का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण बिल, इसीलिए तो हम मांग रहे हैं मनोज जी। 2013 का जो हम भूमि अधिग्रहण बिल कह रहे हैं वो इसीलिए तो मांग रहे हैं, कानूनी तरीके से ही मांग रहे हैं। मैं बोलने तो दूं आप, लेकिन बात को भटका रहे हो। किसान कोई भी किसान हिंसक आंदोलन नहीं करता। आप 13 महीने के दिल्ली के आंदोलन को देख लो, खनौरी बॉर्डर के आंदोलन को देख लो, हिंसक नहीं है। किसान का कोई आंदोलन हिंसक है ही नहीं, ना किसान हिंसक है, प्यार से आ रहा है दिल्ली की तरफ। आप दिल्ली आने से रोकते हो, सरकार दिल्ली आने से रोकती है। हम कैसे कह दें हेल्पफुल सरकार, हम कैसे कह दें किसान की सहायक सरकार? किसान के दमन की सरकार है ये। आप सुन लीजिए मेरी बात, आप सुनते नहीं है, आपको लगता है कि आप जो मांग रहे वही सही है। नहीं, आप बात कर रहे हैं जब भूमि अधिग्रहण हुआ था नोएडा में, तो ये बिल में भी तो है, 2013 वाले बिल में, उसी के लिए तो मांग कर रहे हैं कानूनी तरीके से साहब। हम ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती दे दीजिए, ये प्रावधान में है 10% भूमि विकसित करके हमको देने के लिए। और जो आप कह रहे हो नोएडा, आप एक बात मेरी सुन लीजिए मनोज जी, आप मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर मैं ऐसे हो जाता है। आप देखिए, आपने कहा कि कंपनी आई है और बच्चों को, नोएडा के लोगों को नौकरी मिलती है। 200-400 किलोमीटर दूर के व्यक्ति को रखा जाता है, लेकिन जो नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर के व्यक्ति हैं उनको कंपनियां नहीं रखती हैं अपने यहाँ। आप पहले वास्तु स्थिति, धनोज कुमार जी ये सच है नहीं, आप वास्तु स्थिति से पहले अवगत होइए, पहले वास्तु स्थिति से आप अवगत होइए। आपको थोड़ा सा नोएडा के बारे में, जनपद गौतम बुद्ध नगर के बारे में नॉलेज कम है। यहाँ की कंपनियों ने यहाँ के लोकल बच्चों पे रोक लगा रखी है। चलिए ठीक है, लेते नहीं है यहाँ के लोगों को। ठीक है। हाँ धनोज कुमार जी आप बोलिए। क्या राजीव चौक हो, क्या फरीदाबाद हो, वहां के लोगों को बैठा के 40% लोग, 60% लोग बाहरी है। आप ये नहीं कह सकते कि नौकरी नहीं देता। नोएडा में आप सर्वे करा लो, आप सर्वे करा लो साहब, आप सर्वे करा लो, आप सर्वे करा लो। नहीं, झूठी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। करोगे, धमकी दोगे। आप नोएडा की जितनी कंपनियां, आप सर्वे करा लो, आपको पता लग जाएगा कि नोएडा के कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला है। ठीक है मास्टर साहब प्रमोद जी ने आने नहीं दिया, मेरी बात आने नहीं दिया प्रमोद जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे बोलने दो। और ये किसानों को बैठ के गाली देते रहेंगे और हम चुपचाप इन्हें सुनते रहेंगे। जेवर की जमीन अधिग्रहण कर ली। आप जो जनता के द्वारा चुनी सरकार को धमकाते हो। अरे धनोज कुमार जी कैसी बात करते हो? एक बात बताइए, सरकार के लिए किसान सरकार के लिए अपने गांव तक कुर्बान कर देते, पूरे के पूरे गांव उठ गए। अपनी जमीन दे दे सरकार को और अपने गले में फांसी का फंदा लगा ले। आप ये कह रहे हो अपना हक, वाजिब हक ना मांगे। अगर हमारी एक बीघा जमीन जा रही है तो हम उसमें 100 गज का प्लॉट नहीं ले सकते। सरकार को धमका रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? धनोज कुमार, ये किसानों को आपके नाम के आगे लिखा है राजनीतिक विश्लेषक। आप तो किसान के विश्लेषक बन गए, आप राजनीतिक विश्लेषण कहाँ कर रहे हैं? तो किसान खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है धनोज कुमार जी, सीधा सा सवाल। धनोज कुमार जी ठीक है, भारत के किसान खुशहाल, धनोज
कुमार जी सीधा सा सवाल है। हाँ, हमारी मांगे मान लो, खुश हो जाएंगे। ठीक है। हमारी जो एमएसपी की मांग है उसको मान लो, जो स्वामीनाथन आयोग की हमारी मांग है उसको मान लो, जो हमारे किसानों के शहीद हुए उनके बच्चों को मुआवजा दे दो, उनको रोजगार दे दो, हम मान लेंगे। किसान को दिल्ली तक अपनी बात कहने के लिए आने दो, हम मान लेंगे, हम खुशहाल हो जाएंगे। केंद्र सरकार हमारी जो मांगे हैं उनको मान ले, हम खुश हो जाएंगे, सहर्ष हम उनका जो है स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप चाहो कि हमें कुछ दे ना सरकार और हम विरोध ना करें और आप ऊपर से चीजें चलाओगे, अच्छा ठीक है, तो हम नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धनोज जी, धनोज जी, आपको मौका दिया, केंद्र सरकार ने जब आपको मौका दिया, हाँ। आपने कहा एक सुर में कि बिल वापस करो, हम खुशहाल हो जाएंगे। एमएसपी की भी मांग थी, है। एमएसपी की भी मांग थी उसमें, ठीक है, ठीक है, उन्होंने वादा भी किया और वादा खिलाफी की। एमएसपी साहब आप सुनिए, उसमें एमएसपी की भी मांग थी और वो महत्वपूर्ण मांग थी, लेकिन सरकार ने कहा आप हटिए, बॉर्डर छोड़िए, हम काले कानून वापस कर रहे हैं, इसके बाद एमएसपी लागू करेंगे। लेकिन वादा खिलाफी हुई एमएसपी पे, तभी तो किसान पंजाब से चला। ठीक है। अच्छा धनोज जी, से पूरा आप सर्वे कर लीजिए, क्योंकि हम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सारी चीजों पे पंडित जी, ठीक है, विश्लेषण कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, झूठ नहीं है, वादा खिलाफी हुई एमएसपी पे, वादा खिलाफी हुई भूमि अधिग्रहण बिल पे, वादा खिलाफी हुई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे, वादा खिलाफी हुई मुआवजा देने पे, वादा खिलाफी बहुत सारी चीजों में केंद्र सरकार ने की। हमारी एक मांग नहीं थी, हमारी एक मांग नहीं थी, हमारी मांग एक नहीं थी मनोज जी, हमारी मांगे बहुत सारी थी। सरकार ने आश्वासन दिया, तब बॉर्डर हमने दिल्ली का छोड़ा, 13 महीने हम बैठे, लेकिन एमएसपी की मांग हमारी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धनोज कुमार जी मेरी बात सुनिए, हमारी बहुत सारी मांगे। चलिए ठीक है, पंडित जी, ठीक है। धनोज कुमार जी बात सुनिए, धनोज कुमार जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा धनोज जी, अभी आपने एक बात कही, धनोज जी अभी आपने एक बात कही कि सरकार अपने हिसाब से जमीन लेगी, कहीं पर विकास करना है, कहीं पर सड़क बनानी है, कहीं पर स्विमिंग पूल बनाना, लेकिन सरकार ने तो फिक्स कर लिया कि हमें यहां पर जमीन चाहिए, और किसान ना देना चाहता है तो क्या जबरदस्ती जमीन लेगी? नहीं, देखिए जोर जबरदस्ती की बात नहीं है चौधरी साहब। ठीक है, स्वराज जी बता देंगे, मास्टर साहब बता देंगे। मुझे पता, वो बताएंगे, मुझे मालूम है। लेटर के द्वारा अधिग्रहण होता है, बिना लेटर का। अगर नोएडा के लोगों को लेटर ना गया हो, तब मुझे प्रमोद जी बताते। ठीक है, ठीक है मास्टर साहब, हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण के तरीके बता दो, किस तरीके से नोएडा ने जमीन ली। ठीक है, ठीक है, एक बार मास्टर जी को ले आओ स्क्रीन पर। बता दो भूमि अधिग्रहण किस तरीके से भूमि अधिग्रहण नोएडा में हुआ है, तो मैं ये जो मनोज कुमार चाइना से कानून की किताब पढ़ के आया है, पहले तो इससे चुप करो। ये किसानों को गाली देता है, इसकी गाली कोई नहीं सुनेगा। ये चाइना से पढ़ के आया कानून की किताब। ऐसा बकवास मैं सुनने को तैयार नहीं। जो किसानों का दुश्मन है, जो किसानों को दुश्मन की नजर से देखता है, हमारे कमाए हुए अन्न को खाता है और हम पर गाली देता है, इसकी गाली सुनने के लिए नहीं बैठे। इसे आधी अधूरी जानकारी है, ये चाइना पढ़ के आया है, ये किसानों का दुश्मन है, मैं बता रहा हूँ। उनके लिए आंदोलन करके, अरे तू किसानों का दुश्मन है, तू किसानों का दुश्मन है, मैं बता रहा हूँ। तू किसानों का हितैषी नहीं, तू सरकार का दुश्मन है। के बाद तू चाइना पढ़ के आया है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत ही विनम्रता से पूछ रहा हूँ। तीनों काला कानून वापस होने के बाद भारत के किसान जो सिंधु बॉर्डर पर, घनवी बॉर्डर पर बैठे हुए थे, अरे तो सुन नहीं आता, पहले सुन ले। नहीं, वो हो गए खुशहाल। हाँ सुन ले पहले, अरे मेरी बात सुन ले। कानून वापस होने के बाद अरे गाली मत दे, पहले सुन ले। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब किसान आंदोलन में बैठा, उस समय 3 काले कानून आए और 3 काले कानून वापस हो गए। किसान जहां था वहीं की वहीं खड़ा रहा। 3 कानून आए और 3 कानून गए। उसके बाद ना किसान को कुछ मिला और ना झूला, सिर्फ 800 किसानों की तरफ। उसके बाद एक भी मांग किसानों की नहीं मानी गई। जो किसान और मांग रहे थे कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, जब ये इस कृषि प्रधान देश में सारे आयोग हैं, तो किसान आयोग क्यों नहीं? जब सारे सत्र चलते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में किसान सत्र क्यों नहीं चलता भाई? जब विधायक सांसदों के वेतन भत्ता बढ़ते हैं तो किसान को महंगाई से क्यों नहीं जोड़ा गया? किसान की जो फसलों के जो रेट है महंगाई के अनुसार क्यों नहीं बढ़े? किसान की फसलों की लागत बढ़ती चली गई
और किसानों को एक घाटे में खेती होती चली गई। युवा खेती से मोह मोड़ता चला गया। उत्तम खेती, मध्यम बांध, लिखित चाकरी, भीख निदान, उस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। जब कोरोना काल था, सब बंद हो गए थे, किसान ने देश की महंगाई को बरकरार रखा, किसान ने देश की आमदनी नहीं घटने दी। और ये आदमी जो धनुष कुमार बैठा है, उसी किसान को गाली दे रहा है बैठा बैठा, जो देश के आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा भागीदार है। आपकी यही आदत, आप किसानों की यही आदत देश और देश के हित में नहीं है। नहीं धनोज जी, आप किसानों की नहीं, पर्सनली सौराष्ट्र को बोल सकते हैं आप, लेकिन आप किसानों की नहीं, आप किसानों की नहीं, किसानों को सबको नहीं। नहीं, किसानों को मैंने गाली दी, आपने मुझे बोला। अरे अभी आपने बोला कि आप किसानों की यही आदत है, सभी किसानों की, सभी किसानों की फिर बोलिए, ऐसे नहीं होता जैसे आप बोल रहे हैं। दिल्ली को कब्जा कर लिया। हाँ, दिल्ली को कब्जा कर लिया तो अपनी मांगे मानने के लिए किया। बिल्कुल, लोकतंत्र हमको ये इजाजत देता है, इस देश का लोकतंत्र, कि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, दिल्ली आ सकते हैं। आप पुलिस के द्वारा हमको रोड पे रोक दोगे तो हम पे रोड पे बैठ जाते हैं। अरे भाई, हमें आप रोड पे रोक देते हो, हम रोड पे बैठ जाते हैं, क्या करें, मजबूरियां हमारी, हाथ जोड़ के रोड पे बैठ जाते हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, अपने 800 किसानों की शहादत देते हैं, अपने 800 भाइयों को खो देते हैं। आप क्या जानो, आपके घर में हो सकता है किसी ने आज तक किसी कृषि का कोई कार्य ना किया हो, 800 लोगों की शहादत देते हैं, हाथ जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बात मान लो, जो हमारी चीजें हैं उन्हें हमें दे दो। आप हमें रोड पे रोक के बैठ जाते हो, किसी भी राज्य की पुलिस से हमको रुकवा देते हो, जैसे कल ये खनौरी बॉर्डर में और संगू बॉर्डर का आंदोलन आपने नेस्तनाबूद करा दिया, आपने रातों रात आंदोलन को खत्म करा दिया। तो आप षड्यंत्रकारी सरकारों के हित में बोलोगे, हम कृषि प्रधान देश में किसान की आवाज को उठाने का काम करेंगे। ठीक है। दिल्ली बार बार आएंगे, 100 बार रोकेंगे, 200 बार दिल्ली आएंगे, रुकेंगे नहीं, और अभी भी नहीं रुकेंगे दिल्ली आने से, दिल्ली आएंगे। ठीक है। किसान दिल्ली आएगा, अपनी बात कहेगा, दिल्ली कोई हमसे दूर नहीं है। वरुण मिश्रा जी, दिल्ली के हम अभी नंग हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। वरुण मिश्रा पानी का जो है वो आपको मिल रहा है, खाद पे सब्सिडी है, आपको बीज पे सब्सिडी है, क्या आपको सरकार आपको फायदा नहीं दे रही है? चलिए ठीक है, धनुष कुमार जी, वरुण जी को बोलने दीजिए। वरुण जी, किसान पैदा करके भी सरकार कोई दे रहा है, इनको चुप तो कराइए। इस देश के लोगों को दे रहा है। धनुष जी शांत हो जाइए। वरुण मिश्रा जी, आप कहिए। जी, अभी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनोज कुमार जी कह रहे थे कि लोकपाल और काले धन पर जिन मुद्दों पर आंदोलन की बड़ी तारीफ कर रहे थे, जिन आंदोलनों की, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लोकपाल आ गया क्या, जो सरकार जाने के बाद आना चाहिए था? क्या काले धन वापस हो गए क्या? बाबा रामदेव से सवाल कौन करेगा अब इस बात के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठ जाते हैं चैनल पर और देश के अन्नदाता को इस तरह की बात करते हैं, मतलब पुलिस की उंगली कट जाए तो उस पर किसानों पर 307 लगेगा, और 800 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है किसान आंदोलन के दौरान, और सरकार की वाहवाही करते हुए शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये सरकार की वाहवाही करने बैठते हैं, इनको आप राजनीतिक विश्लेषक बना के ले आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करने के लिए बैठते हैं लोग यहाँ। ये राजनीतिक विश्लेषक थे, ये आंदोलन के का सही विश्लेषण करते। ये केंद्र और सरकार के बीच, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच सामंजस्य की बात करते तो अच्छा लगता। वरुण जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जब इंडिया गठबंधन एक साथ आते हैं तो मेरी बात सुनिए। हाँ। अब 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। ठीक है। जहां तक किसानों की बात है और किसान आंदोलन की बात है, ये इन्होंने कहा कि आंदोलन वापस हुए कि नहीं, हाँ या ना में बताओ। ये तय करेंगे कोई, हाँ या ना में बताएगा? ये तय करेंगे। 3 बिल वापस लिए, सुनो, खुशी में नहीं लिए। 1 साल आंदोलन चला, 1000 के लगभग लोग मरे, पूरे देश में दबाव बना, तब सरकार ने कानून वापस लिया, और सिर्फ एक बिल वापस लिया, एक बिल वापस लिया। उसको आप जस्टिफाई करने बैठे हो यहाँ। आपको ये कहना चाहिए था, एमएसपी पर जो सरकार ने गारंटी का वादा किया था, उसका क्या हुआ? एमएसपी की गारंटी का वादा क्या हुआ? सरकार ने वादा खिलाफी नहीं की। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? क्या हुआ? एमएसपी
की गारंटी का सरकार ने वादा किया था, क्यों नहीं पूरा किया? सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? उनके तरक्की अपनी होनी चाहिए। आपको सवाल पूछना चाहिए था सरकार से, नहीं पूछना चाहिए था? आप भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई करने बैठते हो यहाँ पर, किसानों के साथ धोखा हुआ। आप किसान के घर में नहीं हो क्या? आपके घर में कभी किसी ने खेती नहीं की है क्या? आपको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये वक्त किसानों के साथ खड़ा होने का है, और आप देश के किसानों को गलत ठहरा रहे हो। आप उनको कह रहे हो कि वापस एहसान नहीं किया, वापस नहीं किया। उसके लिए आंदोलन हुआ और पूरा 1 साल आंदोलन चला। और सुनो, किसानों को एमएसपी की गारंटी का वादा किया गया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों को एमएसपी की गारंटी का वादा किया गया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। वादा कौन पूरा करेगा? धनोज कुमार से पूछिए, सुन लीजिए, वो पूछिए वो वादा कौन पूरा करेगा? किसान आयोग के गठन की मांग कौन पूरी करेगा? धनोज कुमार को ये जवाब देना चाहिए। वरुण मिश्रा जी, एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है, ठीक है, अरे एहसान नहीं किया भैया, 800 से ज्यादा किसानों ने जान दी है। आपने एहसान नहीं किया है देश पर, आपने एहसान नहीं किया। एमएसपी की चलिए ठीक है, सुन लीजिए, एक बार शांत हो जाइए। वरुण मिश्रा जी, मेरी बात का जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्ट है, और जब वक्फ बोर्ड को लेकर बैठक होती है तो सभी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। इंडिया गठबंधन की कोई भी बैठक होती है तो सभी विपक्ष है वो एक साथ आ जाते हैं। तो किसानों को लेकर क्यों एक दूसरे को एडवाइस नहीं देते? इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं तो कांग्रेस का भी हक बनता है कि भैया किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी ये करे, लेकिन राजनीति की मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, बी टीम, आम आदमी पार्टी, ये दोनों मिलकर इस देश के किसानों का दमन कर रहे हैं। इन्हें पता है कि किसान अगर जागा तो किसान के ही जागने से इस देश को आजादी मिली थी, और किसान अगर जागा तो उखाड़ फेंकेगा पंजाब से इन्हें और देश से इन्हें। ठीक है चंद्रभूषण जी, अब आम आदमी पार्टी बी टीम हो चुकी है आपके? निश्चित रूप से बी टीम है। हम तो शुरू से कह रहे हैं दिल्ली में चुनाव लड़ा हमने, उसके खिलाफ क्या बात है? दिशाहीन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो प्रवक्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने डिबेट में खड़े होते हैं। इनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, या आपने बिल वापस दे दिया, बिल वापस देकर क्या एहसान किया? आपने एमएसपी की गारंटी का वादा किया था, क्यों नहीं पूरा किया? आपने किसान आयोग के गठन की बात करी थी, क्यों नहीं पूरा किया? आपने 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल को आज तक लागू नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये सरकार जो सवाल से करने चाहिए, यहाँ लोग फैलाना चाहते हैं। मैं तो बड़ा ताज्जुब, बहुत गुमराह करना चाहते होता है कि राजनीतिक आंदोलन को आंदोलन की तरह नहीं रखना चाहते, बन जाते हैं। उन्हें सरकार से सवाल पूछने के बजाय वो सरकार को डिफेंड करने लगते। अरे भैया, सरकार से सवाल जी, अभी की गारंटी का क्या हुआ? आपने पूछो किसान आयोग का क्या हुआ? बिल वापस दे दिया तो बड़ा एहसान किया। 800 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई, आज जो वहाँ पर हो रहा है मर गए, पंजाब में, कितने लोगों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, राहुल गांधी खड़े हो जाके कहा गया किसानों के साथ है क्या? सुनिए, राहुल गांधी खड़े हैं किसानों के साथ। राहुल गांधी ठीक है 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 जो किसानों के साथ खड़े होते हैं, और राहुल गांधी के ठीक है ठीक है चंद्रभूषण जी शांत हो जाइए। वरुण मिश्रा जी, धनोज कुमार जी, अभी आपने कहा कि किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर आपने कई बातें कही, लेकिन मेरा मानना यह है कि किसान इतने उग्र तो नहीं होते। जब वो आंदोलन करते हैं तो उनकी शुरुआत तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से होती है, ठीक है, शांत वातावरण के तरीके से होती है, लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब के नाम पर नागपुर जल रहा, आप ऐसी चीजों को नहीं देखते? किसने जलाया नागपुर को? किसने जलाया? हाँ, यहाँ तो ये भी सवाल होता है ना, जलाने वाले कौन है? हाँ, काला कानून बताने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी। जब किसान अकेले हो गए तो ये लोग क्यों चुप हो गए? जब तीनों बिल वापस हो गए, ये मुझे बोल रहे हैं, वरुण मिश्रा जी बोल रहे मुझे प्रवक्ता। अरे मैं हिंदुस्तान का पत्रकार हूँ, हिंदुस्तान का विश्लेषक हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ। आप पहले चुप हो जाओ। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? शहादत देने वाली पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसानों के लिए क्यों नहीं आगे आए कि मैं शहादत दूंगा, किसानों की मांग मानो? क्यों नहीं कहा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ चले गए? किस बिल में छुप गए? अरे किस देश में रहते हो भाई? तुम किस बिल में छुपे रहते हो?
जब किसान तुम्हें कुछ पता नहीं कैसे पत्रकार हो आप, किस तरह के पत्रकार हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पंडित जी लास्ट में आवाज जुड़ी हुई है, आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं, पंडित जी कहिए। आपको पता ही नहीं कि राहुल गांधी अकेले ठीक है ठीक है ठीक है धनोज जी समय कम है, समय कम है। पंडित जी जल्दी 10 सेकंड। जी देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन को कुचला है ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे देश का किसान मजदूर इस टाइम पूरी सरकार की और जो पंजाब की सरकार है उसकी थू-थू कर रही है, और आंदोलन फिर से खड़ा होगा। और अल्टीमेटम भी है किसानों का और किसान संगठनों का कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को और तमाम किसान नेताओं को इन्होंने रिहा नहीं किया कल तक, तो उसके बाद में इससे बड़ा आंदोलन होगा। और पंजाब का आंदोलन ठीक है, खत्म नहीं ठीक हुआ है, है, मैं मास्टर आपके जी, टीवी के माध्यम मास्टर से जी। बता रहा हूं, खत्म नहीं हुआ आंदोलन, अभी भी आंदोलन चल रहा है, सिर्फ रोड पे से हटा दिया है। किसान नेता गिरफ्तार है उनको रिहा किया जाए हाँ और वार्ता का माहौल बनाया जाए, और ऐसे प्रवक्ताओं को ना बिठाया जाए जो किसानों को गाली देते हो चैनल पे बैठ करके। अब विशेषकर जैसे पत्रकार बन रहा है धनोज कुमार जैसे को, ये चाइना पढ़ के आते, ये हिंदुस्तानी नागरिक है ही नहीं, ये किसानों के घोर दुश्मन है। चल ठीक है ऐसों ठीक की है तो मैं शिकल भी देखना नहीं चाहता। ठीक है चंद्रभूषण जी। देखिए, जो मांगे हैं उनको बहुत अच्छी बात सिराज जी ने कही कि बैठकर बातचीत की जाए और उस बैठ के बातचीत कर समाधान निकाला जाए, इसमें राजनीति ना की जाए, क्योंकि किसान इस देश के मूल में है और उसकी समस्या को समझे। सरकार केंद्र की हो, राज्य की सरकार हो, आपस में बैठकर इस समाधान चलिए ठीक है समय कम है, और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संबोर खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया गया है और पंजाब की सरकार ने किसानों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राकेश टिकैत की तरफ से भी अल्टीमेटम आ चुका है कि किसानों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हालांकि अब आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।